राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सास बहू की कहानी। जब बहू को हुआ अपनी गलती का एहसास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शाम का समय था। आदि अभी ऑफिस से घर ही लौटा था। उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। आदि ने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप सावित्री जी के बेटे आदित्य शर्मा बोल रहे हैं? तो उधर से बोला, जी हाँ, मैं आदि बोल रहा हूँ। मैं उधर से आवाज़ आई कि मैं वृद्ध आश्रम से बात कर रही हूँ, सबका सहारा वृद्ध आश्रम से। वृद्ध आश्रम का नाम सुनते ही आदि तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? आदि चिंतित स्वर में कहने लगा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, जी शर्मा जी, आपकी माता जी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्ध आश्रम की ज़मीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। वहाँ वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर यह काम पूरा हो जाएगा। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्ध जनों को कोई असुविधा ना हो। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। आदि बोला, ठीक है, मैं कल सुबह आकर अपनी माँ को वहाँ से ले जाता हूँ। और ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन सुनते ही आदि कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी नेहा रसोई घर में से बाहर आई और बोली, किस सोच में हो जी? किसका फ़ोन था? तो आदि ने कहा कि वृद्ध आश्रम से फ़ोन था। वह बता रहे थे कि वृद्ध आश्रम शहर से बाहर जो बनाया जा रहा है, कम से कम 10 किलोमीटर दूर है। इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। तब नेहा कहने लगी, क्या? और तुमने हाँ कर दी? तो नेहा ने चौंकते हुए कहा। तो आदि बोला, तो और क्या करता नेहा? अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता? लो, नेहा कहने लगी, बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत। और बोली तो आदि बोला, नेहा, ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दिया। तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही है, और अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है। फिर नेहा गुस्से में बोली, आदि, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे मोनू के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है ना जाने कब यह परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। कहते हुए नेहा नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन आदि सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में सावित्री जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है। वह 1 महीना अब अपने बेटे के घर रहेंगी। आज इतने दिनों के बाद अपने बेटे का चेहरा देखेगी। यह सोचकर सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि माँ तो माँ है, अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पती है। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से सावित्री जी उदास हो गईं कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से सावित्री जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक फ़ोटो रखी हुई थी, जिसमें उसके पति श्यामलाल जी ने अपने 1 साल के बेटे आदि को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर सावित्री जी ने बड़े प्यार से उसे देखने लगी और उसके कानों में उसके नन्हे आदि की किलकारियां गूंजने लगी। सावित्री जी एकाएक अपने अतीत में खो गईं और उसके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी।
सावित्री जी अपने पति श्यामलाल जी के साथ गांव में रहा करती थी। श्यामलाल जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, जबकि सावित्री जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वह समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं थी। बस कमी थी तो यह कि शादी के 7 साल बीत जाने के बाद भी उनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। ना जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितने मंदिरों में उन्होंने मन्नतें मानी। आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और उनके घर में पुत्र के रूप में आदि को जन्म हुआ। माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा आदि तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनकर भी जो सावित्री अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ी आती थी। अपने बेटे को देखकर सावित्री जी फूला नहीं समाती थी। दोनों पति पत्नी सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद तो उनका बेटा उनकी खूब सेवा करेगा, क्योंकि उसे वो बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे और वे दोनों बड़ी आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे अपने बेटे के साथ। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली। अपने साथ काम करने वाली नेहा को आदि पसंद करने लगा था और जल्दी दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। नेहा एक मॉडर्न लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब नहीं जान पाई थी। जब आदि ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो सावित्री जी और श्यामलाल जी ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि वक्त का तकाजा है। आजकल बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन नेहा ने शादी होते ही आदि से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गाँव में रहना चाहती है। नेहा की दो टूक बात सुनकर आदित्य हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने नोएडा की एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली थी। गांव में सावित्री जी और श्यामलाल जी मन महसूस कर रह गए और सावित्री जी सोचती थी कितने अरमान थे उनके कि बहू आने पर वह उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेगी। लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था। श्यामलाल जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। सावित्री जी और श्यामलाल जी का बहुत दिल करता अपने पोता पोती को खूब दुलार करें, प्यार करें, लाड करें। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते। लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में रहते थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से उनकी चल रही थी। परंतु एक दिन श्यामलाल जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन सावित्री की तो जैसे दुनिया उजड़ गई, वो तो एकदम टूट चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही आदि तुरंत अपनी पत्नी नेहा और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू नेहा तो औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस नोएडा लौट गई थी, जबकि आदि पूरे 15 दिन बाद गांव में से आया था। उसे 15 दिन गांव में रुकना था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर यह कहकर वह वापस नोएडा चला गया कि जल्दी ही माँ को अपने साथ नोएडा ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों बातों में सावित्री ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे सावित्री, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ना ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना।
कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। ज्यादा हुआ तो कुछ पैसे देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। यह सुनते ही सावित्री जी चौंक गई, लेकिन फिर अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा आदि ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने जरूर आएगा। सावित्री जी ने उनकी बात को नकार दिया, परंतु बेटे की राह देखते देखते 6 महीने का समय बीत गया। आदि उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें अवसाद से ग्रसित करने लगा था और वह बीमार रहने लगी थी। इस बात का जब आदि को पता चला तो उससे रहा नहीं गया, लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही, नेहा को तो लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया, इस घर में अपनी माँ को रखो या मुझे। परेशान होकर आदि ने अपनी माँ के लिए नोएडा में ही एक वृद्ध आश्रम में रहने का इंतजाम कर दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योगा अभ्यास करने लगी। दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें वृद्धाश्रम गए हुए 5 साल का समय बीत चुका था। इस दौरान आदि कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यवस्था के कारण 6 महीने बीत गए थे, वह अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आया था। अतीत के समुद्र में गोते खाती हुई सावित्री जी अभी यह सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? आदि ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो बेटे का चेहरा देखते ही सावित्री जी के अधरों पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। आदि उनका सामान गाड़ी में रखकर अपने साथ बिठाकर ले गया। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो नेहा ने दरवाजा खोला। आज नेहा ने आदि के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपनी सासू माँ सावित्री जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। आदि उनका सामान अंदर रखने लगा और सावित्री जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तभी नेहा की फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज़ सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़कर चले आए और कहने लगे, मम्मी आप किससे बात कर रही हैं? सावित्री जी की 6 साल की पोती बोली। तभी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए उसका 8 साल का भाई बोला, अरे देख तो हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से आदि आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे थे तब इनसे मिले थे, चलो जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोते पोती से मिलकर सावित्री जी फूला नहीं समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड दुलार किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसने बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर नेहा के कलेजे पर सांप लौट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था 2 कमरे के फ्लैट में वह अपनी सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। मन ही मन उसने अपने पति पर गुस्सा भी कर रही थी कि अगर माँ को वृद्ध आश्रम से लेकर आना इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। यहाँ मेरे सिर पर बैठाने की क्या जरूरत थी। उन्हें सावित्री जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थी। नेहा का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी साफ बयान कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए जो वह बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? बच्चे बोले, हाँ दादी जरूर दिखाएंगे। कहते हुए बच्चे अपनी दादी को अपने कमरे में ले गए तो आदि बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो, आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम जानते हो तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करने लगते। नेहा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो सावित्री जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। आदि भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। नेहा रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी।
तभी सावित्री जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई आदि बेटा, बहुत दिनों से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। माँ की यह बात सुनकर आदि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन आदि का बेटा मोनू ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। यह देखकर सावित्री जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो खाना बिल्कुल नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी। तभी आदि बोला, माँ, मोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तब सावित्री जी बोली, तो बेटा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। आदि बोला, दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए आदि थोड़ा चिंतित हो उठा। रात के समय सावित्री जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में कर दी गई। बच्चे दादी के आने के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले सावित्री जी ने उन्हें माखन चोर कान्हा की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाई। दोनों बच्चे बड़े ही ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। सावित्री जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए। अगले दिन जब नेहा उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी, यह सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए 2 मिनट नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, वह यह देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। यह देखकर नेहा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल सावित्री जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। सावित्री जी बोली, अरे उठ गई नेहा बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके लिए टिफिन तैयार कर दिए हैं, चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने को देर हो जाएगी। नेहा बोली, ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। मुस्कुराते हुए नेहा ने कहा तो पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, माँ, हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया। आज दादी के साथ ही सुबह सुबह उठ गए थे। सारा नज़ारा देखकर नेहा आश्चर्यचकित रह गई। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो नेहा ने अपना टिफ़िन खोला, लेकिन उसके टिफ़िन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है नेहा, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की जगह पराठे और सब्जी लेकर आई हो और इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आया कैसे, क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी नेहा बोली, दरअसल बात यह है, कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई है, यह सब उन्होंने ही बनाया है। नेहा और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते रह गए। शाम के समय जब नेहा और आदि घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। नेहा ने आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफ़िन खाने में बहुत मज़ा आया। हर रोज़ मैगी, नूडल्स और सैंडविच खा खा कर हम लोग बोर हो गए थे। फिर मोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने अपना पूरा टिफ़िन फिनिश कर दिया और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। तो नेहा बोली, सच। मोनू की तबीयत में सुधार जानकर नेहा और आदित्य खुश होते हुए बोले। तभी सावित्री जी मोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख आदि बहुत खुश था। सावित्री जी ने देखा दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्किट की डिमांड करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे की पिन्नियाँ, आलू के चिप्स और नमकीन मठड़ी बनाकर रख दी। दादी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैकेट फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से नेहा को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल आने के बाद
सावित्री जी उनकी खूब देखभाल करती और संभाल कर रखती। उन्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाना खाने के पैकेट आने बंद हो गए थे। सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म ताज़ा खाना खाने लगे थे। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वह बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय दोनों रोजाना दादी माँ के साथ सोसाइटी में बने मंदिर जाने लगे। हैरानी की बात तो यह थी, उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। नेहा और आदि के पास तो समय ही नहीं था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन दादी के साथ में वो दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात नेहा पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाज़ों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो सावित्री जी बड़े प्यार से दोनों बच्चों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे बड़े ध्यान से कहानी सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर नेहा बहुत प्रभावित हुई। सावित्री जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी और यह बात आदि जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि नेहा बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, सावित्री जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा था। घर की एक एक चीज़ बड़े करीने से रखी होती थी। घर आते ही नेहा और आदित्य को एक सुखद एहसास होने लगा था। नेहा तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी अपनी सासू माँ से। अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपनापन और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद नेहा सबके लिए चाय बनाती। सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते करते सासू माँ थक जाती होगी, यह सोचकर रात का खाना नेहा बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर खिलाती। सावित्री जी को अपने बेटे के घर आए हुए 1 महीना होने को आया, तभी एक दिन वृद्धाश्रम से फ़ोन आ गया, मिस्टर आदित्य शर्मा, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, आप अपनी माताजी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही आदि चौंक गया। इस 1 महीने के समय में वह भूल ही गया था कि वह अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ लेकर आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने नेहा से माँ को छोड़ने जाने की बात कही तो नेहा को भी कुछ परेशानी सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो आदि ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल ही माँ को छोड़ आऊँगा। इस बात पर नेहा आंखें तरेर कर आदि की ओर देखने लगी और बोली, लेकिन अब आदि ने कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सा हो गया। लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। काफ़ी देर तक बैठे हुए वह सोचती रही। अगले दिन नेहा ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर सावित्री जी उसी समय उसके कमरे में आ गई और माथे पर हाथ लगाकर देखा तो वो गर्म तप रहा था। बेटा, सावित्री जी बोली, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। परेशान होते हुए सावित्री जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो सावित्री जी तुलसी और अदरक वाली चाय बना कर ले आई। नेहा का बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक आदित्य भी घर पर लौट चुका था, लेकिन नेहा को क्या परेशानी है सावित्री जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए बस वह रोती जा रही थी, लेकिन शायद आदि नेहा के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी नेहा रोती हुई अपनी सासू माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा।
जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू नेहा के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर जो सावित्री जी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी नेहा बोली, माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं आज तक समझ नहीं पाई माँ जी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा किए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा है। सच कहूं तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद पता चला है। माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। तब जो सावित्री जी बोली, चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? और उसे प्यार से झिड़कते हुए कहने लगी और उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी की टांगों को कसकर पकड़ लिया और फिर शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहेंगे तुम जाने नहीं देंगे दादी, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा। पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंज उठा। सोचने वाली बात है, आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें माता पिता के लिए वो सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा वो अपने बच्चों से करते हैं। दोस्तों, ईश्वर की लीला अपरंपार है, इसे कोई नहीं जान सका है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। राधे राधे।